Good morning, students. Today's topic is Charles' law. So last time we discussed Boyle's law. What Boyle's law states, it says that कि volume is inversely proportional to pressure. वॉल्यूम क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और हमने वहाँ से बनाया था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अंडर सेम टेम्परेचर एंड फॉर अ गिवन मास ऑफ वॉल्यूम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चार्ल्स लॉ. तो व्हाट चार्ल्स लॉ स्टेट, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट. अब मैंने बताया था बेटा तीन चीज़ें हैं हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. एक को क्या रखेंगे? कांस्टेंट, और बाकी दोनों के फैक्ट को स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को क्या करने वाले हैं? स्टडी. तो प्रेशर विल रिमेन है कांस्टेंट, तो प्रेशर इज ए कांस्टेंट एंड फॉर गिवन मास ऑफ वॉल्यूम. तो इट स्टेट्स दैट, क्या बोलता है बेटा? ये बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ अ मास, ऑफ अ गिवन मास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है. तो चार्ल्स लॉ आपको ये बोलता है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के. यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर केल्विन टेम्परेचर. वो आपको मैं लास्ट बताऊंगा कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या है. तो इसका सीधा सा मतलब है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? KT. सॉरी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू KT हो जाएगा. K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और V बाई D इज इक्वल टू K, यानी कि कांस्टेंट हम इसको बोल सकते हैं. और सिमिलरली V बाई 1 बाई T1 और इज इक्वल टू V2 ओवर T2. तो यही आपका क्या है बेटा? चार्ल्स लॉ है. तो सेम डेरिवेशन है, सेम फॉर्मूला करने का जैसा हमने बॉयल्स लॉ के अंदर किया था, इसको डिस्कस. तो यहाँ से V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2. यानी कि अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको उसका वॉल्यूम मेजर करते तो आपको क्या मिलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा. ठीक है जी. अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, कि अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है और टेम्परेचर आप उसका इंक्रीज कर रहे हो, देन उसका वॉल्यूम में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो उसका वॉल्यूम में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, अगर आपको उसका प्रेशर कांस्टेंट रखना है. क्लियर. तो ये सिंपल सा केस आपके पास है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2. अब आती है बारी इसके ग्राफ की. तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा किसके अंदर? V और T ग्राफ की अगर बात करते हैं, तो यहाँ मैं बना रहा हूँ साइड में. तो दिस इज योर टेम्परेचर एक्सिस एंड दिस इज योर वॉल्यूम एक्सिस. ठीक है जी. तो यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. वाई? बिकॉज वी नो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर. तो यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है जो क्या करेगा? इस ओरिजिन से पास करेगा. तो दिस इज योर VT ग्राफ, इसको बोलते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ. ठीक है. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ. अब ये यहाँ पे टेम्परेचर है, जो जहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हम कर रहे थे, ये आपके पास कौन सा है? दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन. किसके अंदर है? केल्विन के अंदर है. क्लियर. अगर मैं इसी ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ किसके अंदर? सेल्सियस के अंदर. किसके अंदर? सेल्सियस, जहाँ पे टेम्परेचर इज इन सेल्सियस. तो आपके पास ग्राफ देखो बेटा किस तरह का बनने वाला है वो. तो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा डिग्री सेल्सियस में, और वॉल्यूम, तो जो आपका ग्राफ है वो बने कुछ इस तरह का. ठीक है जी. ये ग्राफ है केल्विन के अंदर और ये ग्राफ है सेल्सियस के अंदर. तो इनमें चेंज देखो बेटा क्या आया, कि यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं? पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये इस एक्स एक्सिस को क्या करता है? मीट करता है. क्या करता है? यानी कि टेम्परेचर एक्सिस को ये मीट कर रहा है इस पॉइंट पे. तो इस पॉइंट पे मीट करने का मतलब क्या है? इस पॉइंट पे मीट करने का मतलब है कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ पे वॉल्यूम बिकम्स 0. यानी कि जिस गैस का हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे? 0. बिकॉज देख सकते हैं बेटा ऑन टेम्परेचर एक्सिस वॉल्यूम विल बी 0. तो क्या दिस इज पॉसिबल? तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्लियर. और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं. ठीक है जी. क्लियर. तो इसको बोल देंगे एब्सोल्यूट 0. क्यों बोला एब्सोल्यूट 0? बिकॉज एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स 0. कि जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. यानी कि जो गैस आपकी गैस है, गैस डज नॉट एग्जिस्ट. यानी कि जो आपकी गैस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसलिए इस एब्सोल्यूट 0 को हम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल
टेम्परेचर, बिकॉज गैस का वॉल्यूम जीरो होना पॉसिबल है ही नहीं। और वो पॉसिबल क्यों नहीं है, इसको हाइपोथेटिकल टेम्परेचर क्यों बोलते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इससे पहले कि गैस का टेम्परेचर है, जो गैस का वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो, उससे पहले जो आपकी गैस है वो क्या हो जाएगी, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। यानी कि गैस कन्वर्ट किस में हो जाएगी, आपकी लिक्विड के अंदर। किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट जीरो या फिर हाइपोथेटिकल टेम्परेचर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो डेफिनेशन आपके पास बनती हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द गैस वॉल्यूम बिकम्स जीरो, यानी कि गैस डज नॉट एग्जिस्ट, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बट इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, बिकॉज ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज गैस का वॉल्यूम जीरो हो उससे पहले जो आपकी गैस है वो अपना स्टेट चेंज कर लेगी, गैस कन्वर्टेड इनटू liquid state before attaining this temperature. That's why this absolute zero temperature is a hypothetical temperature. दो डेफिनेशन, एक तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है और सेकंड हाइपोथेटिकल टेम्परेचर इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ हम इसको इसलिए क्या करते हैं, इस ग्राफ को जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो किस में करते हैं, केल्विन में करते हैं। तो डेफिनेशन भी इसकी है लो कि बेटा कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका किसके अंदर है, टेम्परेचर के अंदर, जिसमें केल्विन है, और ये आपका सेल्सियस के अंदर है। ठीक है जी। थर्ड थिंग क्या आती है, थर्ड थिंग आती है बेटा कि जब हमारे पास, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि दिस इज़ योर वॉल्यूम, दिस इज़ योर टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो मैंने इस तरह के बार लगा दिए कि मेरे पास डिफरेंट ग्राफ है एट डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर, एट डिफरेंट प्रेशर। तो दिस इज एट प्रेशर P1, दिस इज एट P2, दिस इज एट P3 एंड दिस इज एट P4। तो आपको बताना क्या है, आपको सेम बताना है कि प्रेशर P1, P2, P3, P4 में क्या रिलेशन है। ठीक है जी, यानी कि बताना है कि P1, P2, P3, P4 इस तरह से होंगे या फिर P1, P2, P3 और P4 ये इस तरह से होंगे कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, इनमें से कौन सी कंडीशन ग्राफ शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको निकालने का सिंपल सा वे क्या है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं पहले क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा ये सेकंड वाला कि जो P1 है वो सबसे ज़्यादा है। और इसको निकालने का लास्ट से मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज़ योर आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। इससे आप क्या करो, पहले अपनी कंडीशन बनाओ। हमारी कंडीशन क्या है, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बनाना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू nR/P और यहाँ पे T ऐसे बन गया, दैट इज़ योर कॉन्स्टेंट। तो इसको हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू KT, ये बन गया। और जो ये K है ये है, इसको हम Y इज इक्वल टू mx से अगर रिप्रेजेंट करें, दैट इज़ योर इक्वेशन ऑफ, दैट इज़ योर इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो m हमें क्या दिखाएगी बेटा, m इज इक्वल टू के, यानी कि m k रिप्रेजेंट क्या करेगी, आपकी k रिप्रेजेंट करेगी स्लोप को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। और जो स्लोप की वैल्यू है, k की वैल्यू, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इक्वल किसके है, nR/P के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि k और p में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर k की वैल्यू इंक्रीज करती है, यानी कि स्लोप अगर इंक्रीज करेगी तो प्रेशर की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर दी देन k की वैल्यू क्या करने वाली है, वहाँ पे डिक्रीज करने वाली है। तो यहाँ से हम देखें इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर आपका हाई प्रेशर अगर है तो वहाँ पे स्लोप क्या होगी, कम होगी। और अगर प्रेशर आपका कम है तो स्लोप क्या होगी, ज़्यादा। तो हम देख सकते हैं बेटा, क्या देख सकते हैं कि ये स्लोप सबसे ज़्यादा है, ये उससे कम, ये उससे कम और ये उससे कम। यानी कि इसका मतलब क्या है कि दिस टेम्परेचर इज, दिस प्रेशर इज वेरी लेस। उससे ज़्यादा प्रेशर P2 है, उससे P3, उससे P4। बिकॉज P4 की स्लोप सबसे कम है तो P4 की वैल्यू क्या होगी, सबसे हाई होगी। उससे कम P3, उससे कम P2, उससे कम P1। तो दिस इज योर क्वेश्चन जो इसके ऊपर बन के आ सकता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लॉ की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट लॉ आपका आता है के लुसैक्स लॉ। कौन सा आता है, थर्ड लॉ की बात करें हैं, के लुसैक्स लॉ। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे किस किस की बात करने वाले हैं, हमने एक बार प्रेशर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, एक चीज़ बताना रहेगी बेटा आपको कि ये आपका ग्राफ किस पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे। किस पे, कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलता है। आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर की, जहाँ पे सेम प्रेशर की आपकी बात हो रही है।
ठीक है। तो गे-लुसैक्स लॉ की बात करते हैं, तो गे-लुसैक्स लॉ क्या बोलता है, उससे पहले मैं बताओ बेटा कि हमने एक बार किसको, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के देख लिया, बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। चार्ल्स लॉ किया तो हमने वहाँ पे किसको कांस्टेंट रखा है बेटा, हमने रखा है प्रेशर को कांस्टेंट, किसको, प्रेशर को। तो अब बारी किसकी है, अब बारी है वॉल्यूम की, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहेगा आपके पास कांस्टेंट, और बात करेंगे फॉर गिवन मास ऑफ गैस की। तो ग्राफ किस किस के रिलेशनशिप किसके बीच में ड्रॉ करेंगे, जब v कांस्टेंट है तो रिलेशनशिप बसती है p में और t में। तो गे-लुसैक लॉ आपको यही बोलता है कि जो प्रेशर ऑफ अ गिवन मास है ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो इक्वल किसके है, सॉरी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, केल्विन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी। यानी कि जो प्रेशर ऑफ अ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, T के। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, और जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना ही प्रेशर क्या करने वाला है वहाँ पे, इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। जैसे सोलर कुकर में देखते बेटा हम नीचे उसको हीट करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज होगा, और जो विसल का काम करती है अंदर से प्रेशर रिड्यूस करने का ही काम करती है वो, ठीक है। अगर विसल नहीं होगी तो कुकर आपका ब्लास्ट हो सकता है, एक्सप्लोजन वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे प्रेशर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज करेगा। यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, T। और यहाँ से बोल सकते हैं P इज इक्वल टू KT और P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और फर्दर बात करें तो P1/T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। तो यही आपका कौन सा लॉ है, गे-लुसैक्स लॉ, और एक इसके ऊपर है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। क्लियर। तो ये आपको तीनों लॉज यहाँ पे करने हैं। अब इसके बाद एक लॉ आता है बेटा, वो लॉ क्या है, वो आता है आपका एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अभी जो एवोगैड्रोस लॉ है बेटा, ये हमने फर्स्ट चैप्टर भी डिटेल में स्टडी किया है, तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। फिर भी क्या है, ये बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, आपने इक्वल वॉल्यूम लिया गैसेस का, तो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मैं लिख देता हूँ इसको, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रखते हैं तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस क्या करेंगी, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगी। यानी कि मैंने 2 जार ले लिए बेटा, ठीक है, टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है मेरे पास, और मैंने क्या रखा है, इनका इक्वल वॉल्यूम लिया, 1 लीटर मैंने यहाँ पे लिया, 1 लीटर मैंने यहाँ पे लिया। तो बोलते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस है तो उनके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। कि अगर दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर है, सपोज यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे भी कितने होंगे, 100 मॉलिक्यूल्स ही एग्जिस्ट करेंगे। दिस इज योर एवोगैड्रोस लॉ, बट एट द कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये बात बोलते हैं। तो हमने SCP भी पढ़ा था बेटा, SCP दैट मीन्स SCP का मतलब क्या होता है, SCP का मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर है एंड 1 एटमॉस्फेयर आपके पास क्या होता है, प्रेशर। तो वहाँ पे हमने क्या सीखा था कि जो 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर है वो किसके इक्वल थी, वो थी 1 मोल के इक्वल। किसके इक्वल थी, 1 मोल के। कि यानी कि अगर आप किसी भी गैस को ले रहे हो उसका वॉल्यूम कितना ले लिया आपने, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। किस टेम्परेचर कंडीशन पे, टेम्परेचर 273 है और प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यानी कि इक्वल वॉल्यूम पे क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर प्रेशर विल बी सेम, ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल है, ठीक है जी। सेकंड थिंग, अब यहाँ से हम इसको मोल से रिलेट कर सकते हैं। किससे, मोल से। मोल्स क्या होते हैं बेटा, मोल्स आपकी सिंपल सी चीज़ है। क्या बोलते हैं मोल्स को, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। निकाल सकते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो आप उसको क्या कन्वर्ट कर सकते हो मोल्स में, कैसे, अगर उसको एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड कर दोगे
ठीक है। तो यहाँ से मोल्स निकल गए, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम की जो मोल्स हैं, ये एवोगैड्रो तो कांस्टेंट हो गया आपका, क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मोल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, यानी कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल्स के भी है, यानी कि जहाँ पे वॉल्यूम सेम है वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर शुड बी सेम। ठीक है जी। तो ये आपका था सिंपल से 3 लॉ जो हमने अभी डिस्कस किए, चार्ल्स लॉ, गैलू-सैक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ और बॉयल्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। तो ये 4 के 4 आपके क्या हैं, गैस लॉज हैं, क्या हैं, गैस लॉज। क्लियर। अब इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन 4 के 4 को ड्राइव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा। तो बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सेम वे के जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन नहीं करूँगा बेटा, सिर्फ बोलूँगा, आप सुन लें उसका हमसे। A sample of a helium gas has a volume of 500 सेंटीमीटर क्यूब। एक सैंपल है हीलियम गैस का, उसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब एट टेम्परेचर 373 केल्विन। मतलब अगर मैं V1 की बात करूँ तो 500 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है मेरे को, ठीक है। और बात करता हूँ टेम्परेचर कितना गिवन है, 373 केल्विन गिवन है मेरे को। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम बिकम्स 260 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाए, 260 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, आपको ऐसा टेम्परेचर निकालना है, यानी कि T2 की वैल्यू आपको निकालनी है। और कंडीशन क्या दे रखी है, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो आपका सिंपल सा रास्ता है बेटा, क्या रास्ता है, हमें पता है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 बाय चार्ल्स लॉ। तो हमें निकालना क्या है यहाँ से T2, तो T2 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे T2 इक्वल होगा बेटा V2 इंटू T1 ओवर V1। जस्ट आपको अब यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट करनी है। तो V2 की वैल्यू 260, V2 की वैल्यू 260, T1 की वैल्यू 373 केल्विन डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 500। तो आपको इसे सॉल्व करना, तो आपका आंसर आएगा 194 केल्विन के अराउंड। क्लियर। तो ये सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं बेटा, दिस इज आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें कंडीशन देखें बेटा क्या गिवन है, क्या स्टेटमेंट है, ए फ्लास्क वाज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 227 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक फ्लास्क था, हमने उसको हीट किया है 27 से 227 डिग्री सेल्सियस तक एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या था, कॉन्स्टेंट। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, आपको वॉल्यूम निकालना फ्लास्क का, इफ 0.1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर मीजर्ड एट 227 डिग्री सेल्सियस, वो हमने एक्सपेल कर दी फ्लास्क में से। अब इसमें कन्फ्यूज़न मत करना बेटा क्रिएटर कि क्या है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास एक टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। आपने उसको क्या किया, रेज किया कहाँ तक, T2 तक। T2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 227 डिग्री सेल्सियस। पहले इनको आप क्या करोगे, कैल्विन में चेंज करोगे। तो कैल्विन के लिए 273 यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे बनेगा 300 कैल्विन, और यहाँ पे कितना बनेगा 273 ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 500 कैल्विन टेम्परेचर। क्लियर। अब वो बोलता है आपको वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इफ 0.1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर, जो आपने मेजर किस पे की 227 डिग्री सेल्सियस पर आपने क्या कर दी, एक्सपेल कर दी फ्लास्क से। यानी कि फ्लास्क को हीट करने के बाद क्या हुआ, आपने उसके अंदर से 0.1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम था जो गैस का, वो आपने क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया। कितने टेम्परेचर पे, 227 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो आपको निकालना है वॉल्यूम एट T1 की इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास क्या था। तो यहाँ पे V1 मेरे को निकालना है, सपोज दिस इज V, और V2 मेरे पास क्या है, V2 मेरे पास क्या मिला बेटा, मेरे को मिला 0.1 डेसीमीटर क्यूब, निकाल दिया मैंने उसके अंदर से। यानी कि इनिशियल के अंदर मेरे पास 0.1 डेसीमीटर क्यूब क्या हो गया था, ऐड हो गया था। कि फ्लास्क में से हमने 0.1 डेसीमीटर क्यूब निकाल दिया, कितना बचेगा, V ही तो बचेगा वहाँ पे फिर, ठीक है। यानी कि V1 आपको निकालना है और V2 की वैल्यू कितनी है, इनिशियल में 0.1 ऐड हमने होगा था, जिसको हमने एक्सपेल किया, ठीक है। कि फ्लास्क की वैल्यू तो सेम रहनी थी, उसके अंदर जो क्वांटिटी थी वो तो सेम थी ना। तो 0.1 डेसीमीटर हमने क्या कर दी, वहाँ से एक्सपेल आउट कर दी। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास आई थिंक अब तो कंडीशन समझ में आ गई होगी आपको। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो निकालनी क्या है V1 की वैल्यू, तो इक्वल टू किसकी आएगी, V2 इंटू T1 ओवर T2 के इक्वल आएगी। तो V2 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, V प्लस 0.1, और T1 की वैल्यू कितनी गिवन है 300 केल्विन टेम्परेचर, डिवाइड बाय T2 की वैल्यू कितनी है 500 केल्विन। यही कुछ गिवन है आपको, अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। कैसे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचता है, V1 इज इक्वल टू 3 इंटू V प्लस 0.1 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या है, सॉरी V ही तो है हमारे पास, हमने पुट कर दिया उसको। यहाँ से 5V इज इक्वल टू 3V प्लस
0.3, तो 2v इज इक्वल टू 0.3 और v किसके इक्वल आएगा, v इज इक्वल टू 0.3/2 विच इज़ 0.15 और आंसर किस में आएगा, डेसीमीटर क्यूब में। तो दैट इज़ योर v की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह के आपके सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, तो आप आगे ट्राई कर लेना खुद से। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, जो हमने 4 लॉज पढ़े उनको हम क्या करने वाले हैं, अब कंबाइन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कंबाइन, यानी कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज कंबाइंड गैस लो, या फिर इसको हम बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी, कंबाइंड गैस लो और आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमने 4 ग्राफ पढ़े बेटा, एक में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, एक में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, एक में हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, ठीक है जी, और एक में हमने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा। तो अब हम इन चारों क्या करने वाले हैं, कंबाइन करने वाले, उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस लो और आइडियल गैस इक्वेशन उसको हम बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर मैं बात करूँ बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ ने मेरे को क्या बोला था, उसने बोला कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। ठीक, सेकंड हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, ये क्या बोलता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है जी, थर्ड लॉ हमने पढ़ा, दैट इज गे-लुसैक्स लॉ। ठीक है जी, गे-लुसैक्स लॉ। अब इसने क्या बोला था हमें, इसने हमें बोला था, ठीक है जी, जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और फोर्थ हमने पढ़ा कौन सा, एवोगैड्रोस लॉ। इट स्टेट्स दैट कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन चार के चार लॉज को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन तीनों कंबाइन करने वाले हैं हम, इसकी हमें कंबाइन करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है, डायरेक्टली टी है और डायरेक्टली एन है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी डिवाइड बाई पी बोल सकते हैं। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक नया कॉन्स्टेंट लेके आएंगे, दैट इज आर। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास ये, और इसको हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट इज योर कंबाइंड गैस लो और दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। सो क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस क्या होती है बेटा, आइडियल गैस होगी जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि वो इन चार के चार गैस लॉज को क्या करेगी, फॉलो करेगी एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज योर आइडियल गैस। यानी कि आइडियल गैस क्या है, जो इन सारे के सारे लॉज को क्या करेगी, हर कंडीशन पे, हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर पे, हर वॉल्यूम पे क्या करेगी, फॉलो करेगी, दैट इज योर आइडियल गैस। ठीक है जी, और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर कंबाइंड गैस को इसको हम बोल सकते हैं। और व्हाट इज दिस आर इज कॉन्स्टेंट, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, हम इसको बोला करते हैं। ठीक है जी, दैट इज योर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर। अब इस आर की जो है वो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, जो आपको निकाल के दिखाऊंगा अभी बेटा। ठीक है जी, उससे पहले मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। इससे पहले हमने लो किया तो यहाँ पे सिर्फ हम दो चीज़ों को कंबाइन कर सकते थे, या तो वॉल्यूम प्रेशर को, या टेम्परेचर को, या टेम्परेचर को प्रेशर को, या फिर वॉल्यूम और एन को। अब हम इन सबको कंबाइन कर पाएंगे। ठीक है जी, कैसे कंबाइन कर पाएंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, हमें पता है एन अगर हम कॉन्स्टेंट रख लें, आर भी क्या है, कॉन्स्टेंट, तो पी वी ओवर टी क्या हो गया मेरे पास, कॉन्स्टेंट हो गया। क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। इसको लिख सकते हैं P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। यानी कि हम तीन इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि वॉल्यूम प्रेशर को कर सकते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर को, और प्रेशर और टेम्परेचर को, लेकिन इस इक्वेशन से हम तीनों के इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं साइड बाय साइड, कि अगर प्रेशर गिवन है एक का, वॉल्यूम गिवन है, T1 गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग P2 V2 गिवन है तो हम T2 को निकाल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी 5 क्वांटिटी आपको गिवन होगी, 6 आप इसके थ्रू निकाल सकते हो। यानी कि आप प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को एक ही इक्वेशन के थ्रू भी स्टडी कर सकते हो, दैट इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको इन यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर की वैल्यूज, क्या क्या यहाँ पे वैल्यूज रहने वाली हैं। देन वी नो कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है जी, तो हमें आर की वैल्यूज निकालनी है, तो आर यहाँ से किसके इक्वल होगा, आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, पी वी ओवर एन टी। अब हमें पता है कि प्रेशर को
वॉल्यूम को, मोल्स को, टेम्परेचर को हम अलग अलग अगर यूनिट में लेके चलते हैं, ठीक है जी। अगर हमने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लिया, ठीक है जी, वॉल्यूम को लीटर में लिया, टेम्परेचर केल्विन में रहेगा और मोल्स मोल्स में रहेंगे, तो इनके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या करती हैं, वेरी करती हैं आर की। कैसे वेरी करती हैं, देखो बेटा, यहाँ से आर है, पी को हमने किस में लिया, पी इज़ प्रेशर, प्रेशर होता है, और ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है मेरे पास, मोल्स हैं, और ये क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ से मैं इन सबको अलग अलग स्टडी करने वाला हूँ, ठीक है जी। कैसे कि अगर आर फर्स्ट कंडीशन में लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या है, मैं एस पे लेके चल रहा हूँ, एस मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है जी। एट एस की बात करता हूँ, एस पे क्या होता है बेटा, लर्न कर लेना कि टेम्परेचर 273 केल्विन रहेगा, ठीक है जी। प्रेशर कितना रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर, कितना रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर। और हमें पता है एस पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है मेरे पास। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ सकती है आपके पास, आर की वैल्यू यहाँ पे पी वी ओवर एन टी है। तो प्रेशर में क्या लेके चले हम, एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को किस में लेके चले हैं, लीटर में, और मोल्स को किस में लेके चले हैं, मोल्स में चलेंगे, और टेम्परेचर 273 केल्विन। तो यानी कि यूनिट तो हमारी क्या बनेगी, आर की यूनिट भी पता होनी चाहिए बेटा आपको, क्योंकि यूनिट ही आपको पता होगी वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू निकलेगी कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर केल्विन में है, वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। मतलब इन दो को ही मेनली वैरी करने वाले हैं हम। ये तो मोल्स तो एन में रहेंगे, आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल्स में रहेंगे, और टेम्परेचर आपका केल्विन में ही रहने वाला है। तो मेनली हम वॉल्यूम को, एटमॉस्फेयर को, प्रेशर को ही चेंज करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट पता होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट मेरे पास क्या बनती है बेटा, यूनिट बनेगी यहाँ से लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, मेरे पास यूनिट बनने वाली है। तो जब आपके पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो आपके पास वैल्यू कितनी होगी आर की, आर की वैल्यू आपके पास होगी 0.821। आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। क्लियर, फर्स्ट केस। अब बात एक क्या है कि आपको ये वैल्यू आई कैसे है उसके बारे में कुछ नहीं जानना, आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है जी। और निकलेंगी कैसे, अगर इसको ज़्यादा इंटरेस्ट से निकालने का तो आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। क्लियर। सेकंड केस क्या है आपके पास, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है कि जब प्रेशर तो आपका एटमॉस्फेयर में ही है, प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर, लेकिन वॉल्यूम आपने किसके अंदर ले लिया, क्यूबिक सेंटीमीटर में, किस में ले लिया, क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम लेके चल रहे हो आप, सॉरी, हाँ ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर में आपने किसको लिया, वॉल्यूम को। तो आर की वैल्यू वहाँ पे चेंज करने वाली है, तो आर की वैल्यू वहाँ पे कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 82.1 लीटर की जगह क्या आ जाएगा फिर, सेंटीमीटर क्यूब, और बाकी सारी यूनिट क्या रहेगी आपकी, एज इट इज़ सेम रहेगी। और यहाँ से आप सिंपली भी निकाल सकते हो कि 1 लीटर आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो आपने इस वैल्यू क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 1 2 3 पॉइंट्स आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। तो मैं आपको साथ ही साथ इसको रिलेट करना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक वैल्यू पता हो, आप उसके थ्रू बाकी सारी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे लीटर में है, आपने सिर्फ वॉल्यूम चेंज किया, तो लीटर क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 1000, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू वट, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड आपके पास जब प्रेशर आपका बार में है, प्रेशर लिया बार में, और वॉल्यूम किस में लिया, डेसीमीटर क्यूब में, किसमें लिया, डेसीमीटर क्यूब में, तो वहाँ पे जो आर की वैल्यू आपके पास होगी वो कितनी आएगी बेटा, वो आएगी 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ये आपके पास वैल्यू आने वाली है वहाँ पे, ठीक है जी। क्योंकि हमें पता है बेटा कि जो 1 एटमॉस्फेयर वो किसके इक्वल होता है, 1.01 समथिंग, 1.01 बार के इक्वल होता है। इसलिए आपकी यूनिट देखो यहाँ पे 0.082 है और यहाँ पे 0.083 है, तो कितने का डिफरेंस आया, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। और हमें पता है बिकॉज 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 बार होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंस आया है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं आया है। फोर्थ बात करते हैं कि जब प्रेशर आपका किस में है, प्रेशर आपका डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, किसमें, डाइंस पर स्क्वायर में है, और वॉल्यूम किस में है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, 8.31 10⁻⁷ डाइंस सेंटीमीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है जी। प्रेशर आपका किस में है, डाइंस पर सेंटीमीटर में, सॉरी डाइंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर में है, और वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 8.314 10⁻⁷ डाइंस सेंटीमीटर पर केल्विन पर मोल, और इक्वल किसके रहेगी, यहाँ से आप इसको अर्ग में भी ले सकते हो, बिकॉज
तो यहाँ पे अर्ग का जगह डाइन सेंटीमीटर आपका क्या होता है, अर्ग भी बोलते हैं इसको, अर्ग्स पर केल्विन पर मोल आ जाएगी। क्लियर। और उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू प्रेशर आपका किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर क्या बोलते हैं इसको, जाउल भी बोलते हैं। जो ऐसा यूनिट आपकी है उसकी बात कर रहे हैं। और वॉल्यूम किस में है, मीटर क्यूब में है। किस में है, मीटर क्यूब में। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये किस में है, इसकी ऐसा यूनिट में वैल्यू है। तो यहाँ पे बेटा हम दो वैल्यू जो मेनली यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी ये फर्स्ट वैल्यू है जो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। दूसरी होती है आर की ये वैल्यू 8.314। ठीक है जी। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लीटर और एटमॉस्फेयर में है, और यहाँ पे आपके पास जूल के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये थी आपकी वैल्यूज ऑफ आर एट डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, जब आपने अलग अलग यूनिट्स लेके चले तो आपकी अलग अलग वैल्यू आपकी आई आर की। अब इसके बाद कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स विच रिलेटेड टू आइडल गैस इक्वेशन। ठीक है, यानी कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से बेस हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं आपको करवा रहा हूँ दैट इज अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। ये एक सैंपल है आपके पास गैस का, वो ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम कितना, उसका वॉल्यूम है 2.714 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी। एट 0.9 बार प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस की एक सैंपल है गैस का, उसका वॉल्यूम इतना है एट इतना प्रेशर इतने टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो आपको निकालना क्या है, उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है किसके ऊपर, एट 0.75 बार एंड 15 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि जिन्होंने अच्छे समझा है वो उसको न्यूमेरिकल कर भी दिया होगा बेटा अभी तक। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, V1 गिवन है 2.714, T1 गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब प्लस 273, आपके पास कितना हो जाएगा 300 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर V1 इज इक्वल टू 0.9 बार। V2 आपको निकालना है, यहाँ से V2 कैलकुलेट करना है। T1 की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, यानी कि प्लस करो 270 तो कितना आएगा आपके पास 288 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। और प्रेशर आपके पास कितना गिवन है 0.75 बार, यानी कि P2 की वैल्यू। तो यहाँ से आपको पता है कि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन ही करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो P1 की वैल्यू कितनी है 0.9 इंटू में 2.74 डिवाइड बाई T1 कितना है 300 केल्विन इज इक्वल टू व्हाट, P2 0.75, V2 हमें कैलकुलेट करना है, और T2 288 केल्विन। इसको आप सोल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 3.16 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह के कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल आपके पास गिवन है जो आपको ट्राई कर लेने हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं बेटा। अ गैस ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम ऑफ 1000 लीटर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस अंडर अ प्रेशर ऑफ 2 बार। मतलब आपको एक गैस गिवन है, ठीक है, हमारा स्टेप मैं स्टडी कर रहा हूँ। अ गैस ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम ऑफ 100 लीटर, वॉल्यूम ऑफ 100 लीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड एट अ प्रेशर ऑफ 2 बार। और प्रेशर कितना गिवन है 2 बार गिवन है। ठीक है, तो व्हाट टेम्परेचर विल इट हैव व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर ऑफ वॉल्यूम 175 लीटर। ठीक है जी, आपको बताना है कि टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट टेम्परेचर विल इट हैव व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एवोकेटेड चैम्बर ऑफ वॉल्यूम। जब आपने उसको एक चैम्बर में रख दिया जिसका वॉल्यूम कितना है 175 लीटर है, तो आपको बताना है कि उसका टेम्परेचर कितना होगा। नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ द गैस इन द चैम्बर इज 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर। और जो चैम्बर के अंदर प्रेशर है वो कितना होगा 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर, कि जितना इनिशियल प्रेशर है उसका 1/3, तो इनिशियल प्रेशर 2 है तो इसका 1/3 कितना होगा बेटा इस, तो 2/3 बार हमारे पास क्या है P2 की वैल्यू है। तो आई होप ये निकालना बड़ा इजी है। P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, T2 की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ से P2 V2 T1 ओवर P1 इंटू V1। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कर लेनी है। P2 की वैल्यू है 2/3, V2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 175, T1 की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करोगे तो 293 केल्विन हो जाएगा आपके पास। फिर डिवाइड बाय P2 की वैल्यू 2 बार है और V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 लीटर। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा बेटा आपके पास माइनस में आएगा। ठीक है जी, यानी कि 170.9 केल्विन आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा।
ठीक है, अगर सेल्सियस में लेके जाओगे तो आपका ये माइनस में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.120 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट 150 डिग्री सेल्सियस एंड 0.987 बार प्रेशर। अब आपको क्या निकालना है, मास ऑफ द गैस। तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है वॉल्यूम कितना 0.10 डेसीमीटर क्यूब। दूसरा का गिवन आपको टेम्परेचर गिवन है कितना 150 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा बेटा 3, इतना केल्विन टेम्परेचर आ गया आपके पास। और क्या गिवन है, आपको गिवन है प्रेशर कितना 0.987 बार। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मास। अब ये कैसे निकालोगे, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड न्यूमेरिकल है और है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमने इक्वेशन पढ़ी है कौन सी, आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसी से हमने क्या बनाया था, पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू। तो ये इक्वेशन कब बनती है, जब नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है और आर भी कॉन्स्टेंट है आपका। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मास निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप ऊपर वाली जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसको ही यूज़ करोगे, विच इज़ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब आपको मोल्स निकालने, पहले मास निकालना है। तो मास के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। बिकॉज आपको पता है कि मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको गिवन मास निकालना है इसका। मोलर मास आपको पता है नाइट्रोजन में कितना होता है 28 होता है बेटा। ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, आपको एन की वैल्यू चाहिए। तो एन की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालोगे, उसका गिवन मास निकालोगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल, लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको एन की वैल्यू निकालनी है, तो पी वी ओवर आर टी। तो पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पी की वैल्यू है 0.987, वॉल्यूम कितना है 0.120, डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आपके पास है 423 केल्विन टेम्परेचर। अब बात आती है आर की, कि आर की वैल्यू कौन सी पुट करोगे बेटा, आर की वैल्यू कौन सी पुट करोगे। तो आपने स्टडी किया अभी कि यहाँ पे प्रेशर और मेरे को वॉल्यूम की यूनिट देखनी पड़ेगी। तो प्रेशर मेरा बार में है, किस में है, बार में। वॉल्यूम किस में है, डेसीमीटर क्यूब में, इसमें डेसीमीटर क्यूब में। और मोल्स मेरे को निकालने हैं और टेम्परेचर केल्विन में है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी आर की वैल्यू होती है वो होती है थर्ड वाली, विच इज़ 0.083। तो ऐसे आपको आर की वैल्यूज़ का यूज़ करना है। क्लियर, यूनिट देखनी है कि किसके अंदर है किसके अंदर नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आपको आर की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन आपको मैंने करवाए थे वही कॉम्बिनेशन आपके लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कंबाइन करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्हीं में से आपको कोई ना कोई आर की वैल्यू बन जाया करेगी। तो प्लीज़ उसको लर्न कर लें अच्छे से। तो यहाँ से निकालोगे तो एन की वैल्यू सोल्व करने के बाद आएगी आपके पास 0.0034 मोल। और आपकी इन्फॉर्मेशन बता दूँ बेटा कि मैंने न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सोल्व कर रखे हैं, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ आपके पास। ठीक है, मैंने इनको पहले ही सोल्व कर रखा है। ठीक है, तो मेरे को निकालना क्या है, एन मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मेरे को तो गिवन मास निकालना है, विच इज़ इक्वल टू मोल्स इनटू में मोलर मास। तो मोल्स कितने हैं मेरे पास, मोल्स इज 0.0034 और मोलर मास ऑक्सीजन का होता है 28। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मिलेगा 0.095 ग्राम। दैट इज़ योर आंसर। क्लियर। तो करते हैं आपका लास्ट न्यूमेरिकल बेटे आज का। तो यहाँ पे गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अ फ्लास्क, कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट है एक फ्लास्क में एट अ प्रेशर ऑफ दिस। आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको प्रेशर गिवन है, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर भी गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं। बेटा आपको पता है मॉलिक्यूल्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और एन इज इक्वल टू पी वी ओवर आर टी। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पी की वैल्यू 10⁻12 बार है। क्लियर। वी की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, वी की वैल्यू गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब। कितनी, 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर। टेम्परेचर कितना गिवन है, 273 केल्विन टेम्परेचर गिवन है। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगेन प्रेशर बार में है, वॉल्यूम आपका डेसीमीटर में है। तो पीछे वाली यूज़ करेंगे 0.083 वैल्यू हम इसकी यूज़ करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 4.41 10⁻⁻14 मोल। तो इतने मोल्स मेरे पास आ गए हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फर्स्ट चैप्टर वाली इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। निकालने क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स मेरे को निकालने हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अगर 1 मोल ऑक्सीजन का है तो कितने मॉलिक्यूल्स वहाँ पे होंगे, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। और याद रखें कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का लिया है तो उसके अंदर कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स ही लाई करेंगे। अगर यहाँ पे एटम की बात करूँगा तो एटम तो डबल हो जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है। तो मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स की बात करूँगा तो यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मेरे को एटम चाहिए तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस बात का रखना बेटा। तो आपको करना कितने के लिए है, इतने मोल्स के लिए। तो आप क्या करोगे, इस एवोगाड्रो नंबर को तो आपको निकालने हैं 4.41 10⁻⁻14 में कितने हैं, आप इसको 4.41 से क्या कर दोगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे। योर आंसर विल बी 2.66 10⁻10 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अगर आपसे पूछता है एटम अब, तो एटम के लिए क्या करोगे, एक ऑक्सीजन एटम में 2 हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास उतने एटम आ जाएंगे। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।